हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 ज्योग्राफी का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट के बारे में, ऑल अबाउट डेजर्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो डेजर्ट हमारे, अगर मैं बता दूं डेजर्ट क्या होता है, चला उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, डेजर्ट क्या होता है, एक एरिड रीजन होता है। एरिड रीजन का मतलब है, रीजन एरिड रीजन का मतलब ऐसा रीजन जहां पे कोई चीज मोस्टली उगती ही नहीं है। ठीक है, मतलब बंजर एरिया जिसको हम लोग कहेंगे, बंजर एरिया यानी कि ऐसी जमीन जहां पे पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर मिलते हैं, और जहां पे ज्यादातर पत्थर वत्थर यही सब जो है पड़े रहते हैं। तो डेजर्ट जो है, या तो ये एक्सट्रीमली हाई हो सकता है। डेजर्ट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो डेजर्ट क्या हो, ज्यादा ही कुछ टेम्परेचर हाई हो। ठीक है, टेम्परेचर अगर बात करें तो दोनों की टेम्परेचर में, डेजर्ट की टेम्परेचर में या तो एक टेम्परेचर या तो सबसे ज्यादा हाई हो, या टेम्परेचर क्या हो, लो हो। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, डेजर्ट कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, एक तो हाई टेम्परेचर जहां पे पूरा रेगिस्तान वगैरह जो है वो होते हैं। ठीक है, रेगिस्तान वगैरह होते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं टेम्परेचर क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, और रेत होती है वहां पे, बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं। ठीक है, बारचन्स वगैरह बनते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, आपके रेगिस्तान के एरिया में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगी, काफी ज्यादा हाई होगी। और यहाँ पे जो आपके वाटर की स्कैरसिटी भी देखने को मिलेगी। वाटर की स्कैरसिटी तो कहीं ना कहीं आपके दोनों ही एरिया में देखने को मिलती है, चाहे वो हाई टेम्परेचर वाला आपका डेजर्ट हो, या फिर लो टेम्परेचर वाला जो डेजर्ट होते हैं, उनमें भी देखने को मिलते हैं। और लो डेजर्ट की अगर मैं बात करूं, कहाँ पे मिलते हैं आपको लो डेजर्ट की, जो कि आपके बर्फ के एरिया, यानी कि बर्फीले जो एरिया होती है, वहां पे जो डेजर्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आपके लो टेम्परेचर। यानी कि वहां पे भी आप देखते हो जो भी पेड़ पौधे उगते हैं बहुत ही स्कार्स में उगते हैं, काफी कम उगते हैं। आप देखते हो बड़े बड़े पत्थर जो है कहीं ना कहीं वहां पे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे, तो टेम्परेचर में एक जगह हाई होती है और एक जगह जगह क्या होती है, लो टेम्परेचर होती है। और दोनों एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, आपके डेजर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे स्कार्स वेजिटेशन, यानी कि वेजिटेशन का मतलब है पेड़ पौधों से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड, यहाँ पे इतनी ज्यादा वेजिटेशन वगैरह नहीं रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इनको एरिड रीजन भी एक तरह से कहते हैं। तो डेजर्ट हमारी दो तरीके के होते हैं, टेम्परेचर के बेस पे हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। एक हाई टेम्परेचर, जैसे कि अगर इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया में हमारे थार डेजर्ट है। इंडिया में कौन सी डेजर्ट है, थार डेजर्ट, जो कि टेम्परेचर जिसका हाई है। वहीं पे लो डेजर्ट की अगर मैं बात करूं, द्रास हो गई। ठीक है, द्रास हो गई, या फिर आपके लद्दाख हो गए। ये सारे जो होंगे वो सारे क्या होंगे, लो टेम्परेचर होंगे, जहां पे टेम्परेचर क्या होती है, कम होती है। और ये भी एरिया आपके डेजर्ट एरिया में आते हैं। ठीक है, चलिए, आपने जैसे कि पुराने चैप्टरों में पढ़ा है कि भाई वाटर जो है क्या है, एक मीन्स ऑफ लाइफ है। क्योंकि वाटर सभी लोगों को जरूरत है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो लोग हो। ठीक है, एनिमल की कैटेगरी में ही एक्चुअली में लोग आते हैं। ठीक है, और बिना पानी के हम क्या होंगे, ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। तो नो वाटर टू ड्रिंक, अगर हमें पानी नहीं मिली, पानी भी कैसे, साफ पानी। ठीक है, लेकिन आप देखते हो कुछ ऐसे जगह भी है जहां पे ये पानी नहीं है। जैसे रेगिस्तान एरिया में पानी की मात्रा शॉर्टेज, आप चाहे लो टेम्परेचर में जाए, चाहे हाई टेम्परेचर में जाए, तो वहां पे कहीं ना कहीं पानी की शॉर्टेज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जहां पे आपको नो ग्रासेस, यानी कि ग्रासेस दिखेगी नहीं, तो वो वहां पे कैटल क्या खाएगी। ठीक है, और जहां पे आपको वाटर दिखेगी नहीं, क्या वहां पे क्रॉप्स उग सकती है, भैया नहीं उग सकती। तो ऑब्वियसली बात है, जब लो टेम्परेचर होगा, वाटर की स्कैरसिटी होगी, तो वहां पे वेजिटेशन क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है भैया, कम होंगे, स्कार्स होंगे। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड के उन हिस्सों को कहीं ना कहीं देखने वाले हैं, जहां पे टेम्परेचर जो है वो अलग अलग रहती है। टेम्परेचर क्या होती है, अलग अलग रहती है। टेम्परेचर कहीं पे हाई होती है तो कहीं पे लो होती है। ठीक है, और दोनों ही टेम्परेचर के बेस पे हम लोग इनको क्या डिवाइड करते हैं, डेजर्ट के रूप में जो है आज के टाइम पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली हार्श टेम्परेचर या एक्सट्रीमली हार्श टेम्परेचर में दोनों ही चीज आती है, लो टेम्परेचर भी, हाई टेम्परेचर। कुछ एरिया में आप देखते हो कि बिल्कुल आग की तरह गर्म होती है, और कहीं पे आपको बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। तो इनको एक्सट्रीम टेम्परेचर कहा जाता है, और इन्हीं को ही वर्ल्ड में डेजर्ट का नाम जो है दिया गया है। बस ये है डिफरेंस, क्या है कि भाई कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, और हॉट डेजर्ट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अगर हॉट डेजर्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब है रेगिस्तान हो गया, कोल्ड डेजर्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब वो एरिया कैसी है, बर्फीली एरिया।
ठीक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन कौन सी, यहाँ पे लो रेनफॉल होती है, ऑब्वियसली बात है भैया, जब टेम्परेचर ही यहाँ पे इतनी ज्यादा हाई रहेगी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी इस एरिया में, तो भाई पानी नहीं रहेगी तो रेनफॉल ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक है, वेजिटेशन जो होगी वो स्कैंटी रहेगी, स्कैंटी मतलब कम रहेंगे। ठीक है, पानी नहीं होगी तो बरसात का आपके वेजिटेशन कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जब पेड़ पौधे, एक्चुअली देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है वो हमारी इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, कूल रखने का काम करते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे टेम्परेचर ही नहीं है, रेनफॉल ही नहीं है, तो सॉरी वेजिटेशन ही नहीं है और रेनफॉल ही नहीं है, तो टेम्परेचर क्या होगी, ऑब्वियसली बात है या तो हाई होगी या फिर यहाँ लो होगी। एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और इन्हीं टेम्परेचर के वजह से हम लोग कह सकते हैं भैया हॉट डेजर्ट है या कोई कोल्ड डेजर्ट है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं एक्चुअली में उनके पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होती है। सबसे पहली रिसोर्सेज तो वाटर होती है, और वाटर इनको कहीं ना कहीं कम मिलती है। और जब वाटर ही कम मिलेगा तो ये एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस कैसे करेंगे, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस करने के लिए क्या जरूरत है, वाटर की जरूरत है। लेकिन वाटर ही यहाँ पे स्कार्स अमाउंट में है, ठीक है, लिटिल अमाउंट में, तो इनको वेजिटेशन भी उसी हिसाब से ही मिलेगा। और अगर वाटर यहाँ पे अमाउंट कम है तो ऑब्वियसली बात है, तो जो सॉइल होगा उसमें कहीं ना कहीं फर्टिलिटी भी क्या होगी, फर्टिलिटी भी कम ही होगी। और जब फर्टिलिटी कम होगी तो वहां पे जिस तरह की प्लेन एरिया में आप क्रॉप्स को ग्रोन करते हो उस तरह के क्रॉप्स वहां पे ग्रोन नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी एक ड्रॉबैक यहाँ पे बताइए। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं भैया हॉट डेजर्ट के बारे में। हॉट डेजर्ट यानी कि यहाँ पे हम लोग दो डेजर्ट के बारे में बात करेंगे, एक हॉट डेजर्ट के बारे में और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भाई हॉट डेजर्ट का क्या मतलब। ठीक है, सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल ले तो सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो कि आपके 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। और इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया की अगर लेंथ और ब्रेथ की अगर स्क्वायर किलोमीटर निकालें तो 3.2 है, जबकि ये 8 पॉइंट यानी कि सोचिए 2 से 2.5 गुना ज्यादा आपका क्या है ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये सहारा डेजर्ट है कहाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो समझिए इतनी बड़ी कॉन्टिनेंट में आपके इतना बड़ा रेगिस्तान फैला हुआ है। ठीक है, और ये नॉर्थ अफ्रीका का सबसे बड़ा लार्ज पार्ट है जो कवरिंग करता है। ठीक है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट किसको कहा जाता है, सहारा को कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं सहारा एरिया में किस तरीके के वेजिटेशन भी आपको दूर दूर से नहीं दिखेंगे। ठीक है, इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो पत्थर वत्थर बने हुए हैं इनके बनावटी स्ट्रक्चर के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये अगर देखा जाए कितने स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक। जब इंडिया की अगर कंपैरिजन की जाए तो 3.2 स्क्वायर किलोमीटर। सहारा डेजर्ट की बात करें तो ये 11 कंट्रीज में कहीं ना कहीं फैला हुआ है, इतना बड़ा है कि 11 कंट्रीज में जो है ये 11 कंट्रीज को कहीं ना कहीं इसका डेजर्ट टच करती है। और कौन कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो कौन कौन सी है, अल्जेरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिशियाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनिसिया, वेस्टर्न सहारा, इन आपको इन एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, मोरक्को, ठीक है, अल्जेरिया, लीबिया, ठीक है, बड़ा एरिया है, अल्जेरिया सबसे बड़ा है, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चैड, नाइजर, माली, मोरिशियाना, वेस्टर्न सहारा, इतने बड़े यानी कि 11 कंट्रीज को आपको ये क्या करता है, बाउंड्री इसकी टच करती है। तो इतना बड़ा सहारा डेजर्ट है, तो ये कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट के रूप में भी इसी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। आगे अगर बात करें, जब आप सोचते हो कहीं ना कि डेजर्ट के बारे में, अब हम डेजर्ट के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या पिक्चर इमिडिएटली माइंड में आती है, भाई वहां रेगिस्तान वगैरह होंगे। ठीक है, रेगिस्तान होंगे, दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई देगी, ऊंट वगैरह दिखाई देगी, और ये डेजर्ट जो है काफी ज्यादा फैला हुआ होगा, और कुछ ऊंचे नीचे पहाड़ पर्वत जैसे रेतों के पहाड़ होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है स्ट्रेच सैंड्स वगैरह है। सहारा डेजर्ट जो है वो कहीं ना कहीं ग्रेवल प्लेन्स, ये देख सकते हैं ग्रेवल प्लेन्स है, कुछ एलिवेटेड प्लेट्यू वगैरह देखेंगे, कुछ
रॉकी सरफेस यानी कि पत्थरों वाले सरफेस आप ये देख सकते हैं, इस तरह के सरफेस मिलेंगे। और ये जो रॉकी सरफेस है कम से कम देखा जाए तो 2.5 किलोमीटर तक जो है ऊपर तक नीचे तक भी फैले होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं जरा। देखिए, अगर आप देखेंगे सहारा डेजर्ट के बारे में जानेंगे तो आज के दिन में जो आपको दिख रहा है, कभी ये एक्चुअली में एक ग्रीन लस प्लेन भी हुआ करता था और आज के टाइम पे भी इसको ग्रीन लस बनाने की भी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कैप पेंटिंग यानी कि कैफ के अंदर जो भी पेंटिंग वगैरह बने हुए हैं सहारा डेजर्ट में, वो कहीं ना कहीं दिखाते थे कि किस तरीके से जो रिवर्स है, क्रोकोडाइल वगैरह जो है उस रिवर्स के अंदर होते थे, या एलिफेंट वगैरह यूज होते थे, वो सबका कैसे यूज किया जाता था पुराने टाइम पे, उस चीज की ड्रॉ यहाँ पे बना रखी है, इतनी पुरानी चीजों को दिखा रखा है। ठीक है, ऑस्ट्रिच हो गया, सीप हो गया, उस एरिया में जो इस एरिया में जिस टाइम पे लोग रहते थे। लेकिन जो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ तो यहाँ पे हॉट और ड्राई रीजन भी आना स्टार्ट हो गया। यानी कि सोचिए इस एरिया में क्रोकोडाइल, एलिफेंट, लॉयन, जिराफ ऐसे जानवर भी रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, ये पूरा बंजर एरिया बनते जा रहा है। ठीक है, और फैलता जा रहा है। इसको तो रोकने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी कोशिशें जो है कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, क्लाइमेट अब देखिए यहाँ कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, आपके 30 डिग्री आप देख सकते हैं, ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बिल्कुल सहारा डेजर्ट के पास होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, 30 डिग्री, और ये 0 डिग्री आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 0 से 30 डिग्री यानी कि आप कह सकते हैं ये करीब करीब 20 डिग्री के करीब होगा। 20 डिग्री से नॉर्थ जो है आपका सहारा डेजर्ट जो है फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगर क्लाइमेट की बात करें, जो सहारा डेजर्ट की जो क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा स्कॉर्चिंग हॉट है, यानी कि बहुत तड़पाने वाली हॉट है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और यहाँ पे ड्राई जो है काफी ज्यादा है, सूखी, बिल्कुल जमीन बिल्कुल सूखी होती है। जब जमीन ही सूखी रहेगी, सपोज कीजिए ये अर्थ की सरफेस है और ये बिल्कुल बंजर है, यहाँ पानी ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से इवोपरेशन तो ना के बराबर होगा ना, जरा सा भी होगी तो वो भी इवोपरेट हो जाएगा। जब होगी ही नहीं तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो रेनी सीजन है वो भी काफी छोटे छोटे होते हैं, कोई रेनी सीजन का ऐसा सिचुएशन ही नहीं बनता। स्काई जो होते हैं, यहाँ पे जो आसमान होते हैं, ऊपर जो बादल होते हैं, वो भी स्काई लेस होते हैं, यानी कि क्लाउड लेस होते हैं। यहाँ पे इतनी ज्यादा क्लाउड्स जो है वो नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाएगा तो क्लियर इन्वायरमेंट यानी कि स्काई जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो पानी का अक्यूमुलेशन होता है जो फास्टर होना चाहिए देन इट अक्यूमुलेटेड, यानी कि मॉइस्चर वेपराइज इतनी जल्दी हो जाती है कि वो अक्यूमुलेट ही नहीं हो पाती। अक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। पानी इकट्ठा ही नहीं हो पाती है कि आप मान लीजिए यहाँ एक डिप्रेशन है, यहाँ छोटा सा एक डिप्रेशन है, और यहाँ कुछ क्या हो गया, बारिश हो गया तो पानी कुछ यहाँ तक भर गया, तो अक्यूमुलेट होना। अब ये अक्यूमुलेट इतनी जल्दी नहीं हो पाता है जितनी जल्दी ये क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, यानी कि इतनी जल्दी ये उड़ जाता है ताकि ये अक्यूमुलेट ही ना हो। और जब पानी यहाँ पे ठहर नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो ग्रीनिश हो ही नहीं पाएंगे यहाँ वेजिटेशन। ठीक है, तो जो मॉइस्चर वगैरह है, अगर मॉइस्चर की मैं बात करूं, यहाँ पे मॉइस्चर जो है काफी तेजी से यहाँ पे क्या होता है, अक्यूमुलेट होने से पहले ही वो इवोपरेट हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे एक हॉटी क्लाइमेट जो है काफी ज्यादा देखते हैं, यानी कि अनबिलीवेबल हॉट, यानी कि इतनी तेज गर्मी पड़ती है। ठीक है, जो टेम्परेचर है दिन के टाइम पे अगर बात की जाए तो यहाँ की टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है पहुंच जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट रहता है, ताकि यहाँ पे जो जमीन है वो बिल्कुल ही तप जाती है। ठीक है, और हीटिंग, और सैंड तो आपको पता है सैंड तो तेजी से हीट करती है, और जो रॉक्स वगैरह है वो भी, और ये कहीं ना कहीं एक रेडिएटिंग करते हैं, मतलब जैसे पत्थर रखा हुआ है, पत्थर पे जब हीट गिरेगा तो वो क्या होगा, रेडिएट करना स्टार्ट होगा। इस पे जब सन की रेज जो है, अगर ये सन है तो सन की रेज जैसे जैसे पड़ेगी तो ये क्या होगा, सन की रेज पड़ने से यहाँ पे ये जो चीजें हैं कि ना कि रेडिएट करेगी, इस तरह से रेडिएट करना स्टार्ट होगा गर्मी। ठीक है, गर्मी रेडिएट होना जो है, जब गर्मी रेडिएट होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, आसपास की इन्वायरमेंट वो भी क्या होगी, तेजी से। तो यहाँ पे ना के बराबर पानी होने की वजह से यहाँ रेडिएशन का इफेक्ट ज्यादा रहता है। वहीं अगर रात की बात करें तो रात में भी ये जो आपके रेत वगैरह है यानी कि सैंड वगैरह, वो तेजी से फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठंडे होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे रात में आप देखेंगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाती है, लगभग 0 डिग्री तक भी टेम्परेचर जो है पहुंच जाती है।
यानी कि यहाँ की क्लाइमेट कोई नॉर्मल क्लाइमेट नहीं है, या तो दिन के टाइम पे बहुत तेजी से ऊपर उठेगी और रात के टाइम पे बिल्कुल तेजी से जो है गिरेगी। कुछ इस तरह का क्लाइमेट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। एकदम से तेजी से ऊपर उठेगी और एकदम से तेजी से नीचे जो है गिरते हुए नजर। चलिए आगे बात करते हैं फ्लोरा और फोना की। यानी फ्लोरा यानी कि हम बात करते हैं प्लांट्स, और फोना यानी कि हम बात करते हैं एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे फिर एनिमल किस तरीके के मिलते हैं, यहाँ पे प्लांट किस तरीके के मिलते हैं, इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वेजिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो सहारा डेजर्ट में यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, पेड़ पौधे, कैक्टस, डेट, पाम्स और अकेशिया जैसे प्लांट वगैरह जो है पाए। ठीक है, अकेशिया का नाम याद रखना क्योंकि इस तरह की चीजें जो है यूपीएससी में ऑप्शन करके जो है। अगर बात की जाए ओआसिस ग्रीन आइलैंड, ठीक है, जहां पे आपके डेट पाम जो है इसके सराउंडिंग होते हैं। ओआसिस क्या होते हैं, देखिए जहां पे मान लीजिए कहीं पे एक डिप्रेशन बन जाए, ये मान लो रेगिस्तान में एक डिप्रेशन बन गया और यहाँ पे क्या होता है, कुछ दिनों बाद बरसात हुई, बरसात होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, पानी जमा हो गया। तो पानी जमा होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एरिया क्या होगा, एरिया जो होगा वो फर्टाइल एरिया। और जब ये एरिया फर्टाइल होगा तो यहाँ के आसपास में कौन से पेड़ उगेंगे, भैया डेट के जो प्लांट है वो कहीं ना कहीं उगना स्टार्ट होंगे। ठीक है, डेट के प्लांट जो है वो उगना स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से आसपास में डेट के प्लांट जो है उगना स्टार्ट होंगे। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रीनिश एरिया जिसको हम लोग कहेंगे, और इसी को कहते हैं ओआसिस ग्रीन आइलैंड, जहां पे हमें इसके चारों तरफ क्या देखने को मिलते हैं, ग्रीन आपके डेट पाम वगैरह जो है देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे एनिमल्स की बात करें, कौन से एनिमल जो है सर्वाइव कर सकते हैं, तो कैमल्स। यहाँ पे तो आपको पता है कि कैमल जो है वो सिप कहा जाता है, ठीक है, रेगिस्तान का। हाइनास, जेकल्स, फॉक्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन, ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग वेराइटी के जो जानवर है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको स्नेक्स के वेराइटी देखने को मिलेगी, लिजार्ड के वेराइटी देखने को मिलेगी, और काफी ज्यादा एनिमल स्पीसीज यहाँ पे रहते हुए नजर आएंगे। ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा ओआसिस रीजन, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन एरिया जो है, पूरी रेगिस्तान में आपको कुछ नहीं दिखा, थोड़ा सा ग्रीन एरिया जो है यहाँ पे दिख गया। ये जो ग्रीन एरिया है इसी को हम लोग कहते हैं ओआसिस रीजन कहते हैं। ठीक है, डेजर्ट एरिया। साइंटिस्ट ने एक्चुअली यहाँ पे फिश के स्केलेटन भी पाए हैं इन डिजर्ट में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता चलता है कि कभी ना कभी ऐसा टाइम पीरियड आया होगा जहाँ पे यहाँ पे नदी हुआ करती होगी और नदियों में मछली हुआ करती होगी, और इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ कि ये एरिया पूरा रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। एक टाइम ऐसा आया होगा, ऑब्वियसली बात है आया होगा, तभी तो यहाँ पे फिश के जो स्केलेटन वगैरह है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिले थे। अब बात करते हैं भाई एनिमल्स, फ्लोरा और फोना की तो बात कर लिए, यहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं। देखिए आंसर राइटिंग की तरह बिल्कुल एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि अगर डेजर्ट के बारे में आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लोगों की क्या कंडीशन है उसके बारे में बता सकते हैं, अब फ्लोरा और फोना के बारे में जो है यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ लोग किस तरह से रहते हैं। अगर सहारा डेजर्ट की बात करें तो सहारा डेजर्ट में आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा हार्श क्लाइमेट है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस एरिया में, इन एरिया में जो है रहते हैं, जो अलग अलग एक्टिविटीज वगैरह, इनकी एक्टिविटीज भी इसी हिसाब से चेंज होती है। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट में बात करूं तो बेदुइन्स, बेदुइन्स और तरगिस जो है लोग जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, ध्यान रखना, बेदुइन्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा ट्वार, ट्वारिक्स, ट्वारिक्स जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ये दोनों क्या है, नोमेडिक ट्राइब है। नोमेडिक ट्राइब का मतलब क्या है, ऐसे ट्राइब जो अपनी जगह जो है चेंज करते रहते हैं, यानी कि घुमंतु ट्राइब जिनको कहते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो घूमते रहते हैं, अपनी बिजनेस करते रहते हैं, ट्रेड वगैरह जो भी एक्टिविटीज वगैरह है वो करते रहते हैं। और इनका जो मोस्टली काम होता है वो लाइफ स्टॉक को पालना, यानी कि जो पशु पक्षी है, पशुओं को जो है वो उनको पालने का काम करते हैं, जैसे गोट वगैरह हो गया, शिप हो गए, कैमल हो गया, हॉर्सेस वगैरह हो गए, ये जो जानवर है इनको अक्सर ये लोग क्या करते हैं, पालते रहते हैं। ठीक है, ये जो एनिमल है, इन एनिमल से उनको कहीं ना कहीं मिल्क मिलता है, ठीक है, साथ ही लेदर मिलता है उनके, लेदर से उनके बेल्ट वगैरह, स्लीपर वगैरह, वाटर बॉटल वगैरह, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बनाई जाती है इनके चीजों से।
यहाँ पे अगर इनके हेयर की बात करें, हेयर का यूज उनके मैट, कारपेट, क्लॉथ्स, ब्लैंकेट ये सब चीजें बनाने में काम आती है। जबकि जो वेयर करते हैं हम हैवी हैवी रॉब्स वगैरह यानी कपड़े वगैरह, जो कि हम डस्ट स्टॉर्म से बचने के लिए या हॉट विंड से बचने के लिए, तो वो भी इन्हीं सब चीजों से जो है बनाई जाती है। ठीक है। अगर मैं ओआसिस की बात करूँ सहारा में, या फिर आप देख सकते हैं नाइल रिवर जो कि इजिप्ट में है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे पॉपुलेशन को सेटल करने में सपोर्ट करती है, यानी कि मदद करती है। कैसे? अब बहाल मान लीजिए यहाँ थोड़ी-सी ग्रीनिश एरिया है, तो यहाँ पे लोग क्या होंगे, आस-पास में लोग बस जाएँगे। क्योंकि उनको पानी भी मिल रहा है, उनको थोड़ी ग्रीनिश एरिया भी मिल रहा है, थोड़ा धूप से बचने के लिए भी मिल रहा है, टेम्परेचर भी नॉर्मल रहती है। जैसे आप नाइल रिवर की बात करो तो इजिप्ट में जो बड़ी रिवर है, तो वहाँ पे आपको पीने का पानी मिल रहा है, उस एरिया में थोड़ी-सी जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगी। तो ऐसे जहाँ पे ये सब एक्टिविटीज करने के लिए लोगों को मिल जाती है, तो वहाँ पे लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ी सेटल हो जाते हैं। जैसे यहाँ के वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से लोग क्या कर सकते हैं, डेट पाम को उगा सकते हैं, यानी कि खजूर के या पाम के जो पेड़ होते हैं उनको उगा सकते हैं। ठीक है। क्रॉप्स की अगर बात की जाए, या कौन कौन सी क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स वगैरह जो है यहाँ पे उगाई जाती है। अगर मैं बात करूं इजिप्शियन कॉटन की, जो कि फेमस है, कहाँ ग्रोन की जाती है, इजिप्ट में जो है ग्रोन की जाती है। ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए डिस्कवरी ऑफ ऑयल, ऑयल की जो शुरुआत है, जहां पे हम बात करते हैं ग्रेट डिमांड जो होती है वो वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं ऑयल की होती है। ठीक है। तो ऑयल जो है वो कहीं ना कहीं यहीं से डिस्कवर होती है, जैसे कि अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ये कहीं ना कहीं सहारा डिजर्ट को कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग कर रहे हैं, यानी कि अनप्रोडक्टिव चीज को एक प्रोडक्टिव चीज में ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कन्वर्ट करते जा रहे हैं। दूसरे मिनरल इंपॉर्टेंट जैसे कि यहाँ पाए जाते हैं आपके आयरन हो गए, फास्फोरस हो गए, मैग्नीज हो गए, यूरेनियम वगैरह जो है हमारे, आप देख लीजिए यूरेनियम वगैरह जो है आपके रेगिस्तान एरिया में, थार वगैरह में, राजस्थान एरिया में पाए जाते हैं। कल्चरल लैंडस्केप की बात करें सहारा की, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी बिल्डिंग वगैरह की ग्लासेस जो चमचमाती है, ग्लासेस जो बनाए जाते हैं या मॉस्क वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर जो भी सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस बनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ से सारी चीजें कहीं ना कहीं देख के ही इन चीजों को पुराने टाइम पे आप देख सकते हैं टीवी वगैरह में भी, तो ये सब चीजें यहाँ पे बनाई जाती है। ट्रक्स कहीं ना कहीं रिप्लेस की जाती है, किससे, कैमल से, जो कि आपके सॉल्ट ट्रेड वगैरह जो है करते हैं। टूरेक्स अगर बात करें तो यहाँ पे किस तरह का करते हैं भैया, गाइड करने का काम करते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनको गाइड करने का काम करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे नोमेडिक हर्डमैन जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिटी लाइफ में अपनी जॉब्स को, जैसे तेल वगैरह गैस ऑपरेशन में काम करते हुए इन एरिया में देखने को मिलेगा। अगर बात करें डिप्रेशन जहां पे बन जाती है, जहां से मान लीजिए ये एरिया है और यहाँ से क्या होगा, एक डिप्रेशन बनेगी, कैसे, विंड आएगी, विंड यहाँ की जो मिट्टी को है उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा, जहां पे अंडरग्राउंड वाटर क्या होगा, सरफेस पे आना स्टार्ट होगा। ठीक है। सरफेस पे आना स्टार्ट होगा, जिससे एक ओसिस जो है वो फॉर्मेशन होगा। और ये जो ओसिस का एरिया होता है, मतलब इतनी एरिया काफी ज्यादा क्या होगा, फर्टाइल एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, फर्टाइल एरिया होगा, जहाँ पे पीपल क्या होते हैं, लोग क्या होते हैं, इसके चारों ओर क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं इन वाटर बॉडीज में, और यहाँ पे डेट पाम जैसे चीजों को क्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। ओआसिस अगर बात की जाए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया में फैले होते हैं, छोटे नहीं। अगर बात की जाए सबसे बड़े ओएसिस की, तो टैफिलेटली लेलिट टैफिलेटली लेलिट जो ओआसिस है, कहाँ पे, आपके मोरक्को में, वो सबसे बड़ा ओआसिस है, और इसका अगर स्क्वायर किलोमीटर बात करें तो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है ये फैला हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भैया, यहाँ तक तो हमने बात की हॉट डेजर्ट की, अब थोड़ा कोल्ड डेजर्ट की बात कर लेते हैं। लद्दाख, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया किसका, लद्दाख का। लद्दाख कहाँ पे, आपके इंडिया का जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका लद्दाख का एरिया की नहीं पड़ता है। ठीक है। ये एरिया जो है आपका लद्दाख का एरिया पड़ता है। तो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, जो कि आपके किसमें है, लेइंग करता है ग्रेट हिमालय से। ठीक है। और ईस्टर्न साइड में देखा जाए तो उसके जम्मू एंड कश्मीर है, और काराकोरम रेंज है, आपको जैसे कि पता है, अगर ये इंडिया है तो इंडिया में आपके अलग अलग रेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं जाते हैं। ठीक है। अलग अलग रेंजेस जाते हैं। ठीक है। ये आपके काराकोरम रेंजेस, लद्दाख, ठीक है, जंस्कर, ये आपका शिवा, आपका कैलाश, ठीक है, उसके बाद ग्रेट हिमालय, ठीक है, ये रेंजेस कहीं ना कहीं जाते हैं, ये
काराकोरम, ये लद्दाख, ये आपका जंस्कर, ये आपका कैलाश। इस तरह की रेंजेस जो है आपके जाते हैं, ठीक है। तो इन रेंजेस की अगर मैं बात करूं तो काराकोरम रेंजेस इसके कहाँ मिलते हैं, आपके नॉर्थ में पाया जाता है। ये वाला नॉर्थ जो है आपका काराकोरम रेंजेस है। वहीं पे आप देखेंगे जंस्कर जो माउंटेन है वो साउथ में इनक्लोज है, ये आपका जंस्कर है जो कि साउथ में है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पे बहुत सारी नदियां भी बहती है आपकी काराकोरम से। यहाँ से नॉर्मली एक रिवर बहती है जो पाकिस्तान से होकर गुजरती है, जिसका नाम है इंडस रिवर। इंडस में आपके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके श्योक वगैरह आके मिलती रहती है, ठीक है। आप देख सकते हैं श्योक रिवर वगैरह या इंडस रिवर में आके मिलती रहती है इस तरह की रिवर, ठीक है, जो चाइना से शुरुआत होती है। तो इंडस रिवर जो है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रिवर माना जाता है। यहाँ रिवर वैलियां बनी होगी, क्यों? क्योंकि वही ऑब्वियसली बात है, बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ों को जो है ये पहाड़ है, ये पहाड़ों को काट कर क्या करती है, नदियां क्या करती है, पहाड़ों को काट कर सीधा आना स्टार्ट करती है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक आपको इस तरह की सिचुएशन जो है बन जाती है। जैसे मैं बात करूँ तो पहले पहाड़ ऐसे था, अब पहाड़ जो होगा वो बिल्कुल इस तरीके से कट के चले जाएंगे, ठीक है। और कट के फिर नदियां जो होगी उसके बीच में जो ट्रैवल करती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर फॉर्म कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपके बहुत बड़े बड़े वैलीज बनाते हैं, जॉर्जेस बनाते हैं। जॉर्जेस का मतलब है इस तरह की घुमावदार जो है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हो गए, ठीक है, इस तरह के पहाड़ हो गए, और उनके बीच में जो है नदियां वगैरह जो है बह रही है इस तरह से। ये मान लो नदियां हैं, तो ये बड़े बड़े जॉर्जेस जो है इसके आसपास जो है खड़े हैं। बड़े बड़े जॉर्जेस जो होते हैं इस तरह से खड़े हुए होते हुए नजर आते हैं, थ्री शेप में आप देख सकते हैं इस तरह। बड़े बड़े पहाड़ जो है, पहाड़ों के बीचों से कट कट कटा के ये नदियां जो होंगे वो निकलेंगे, ठीक है, इधर से भी इधर से भी। तो ये जो एरिया कहलाते हैं ये आपके जॉर्जेस ही कहलाते हैं, ठीक है। ये जो बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं आपको, ये बड़े बड़े यहाँ से ये नदियां जो है गुजरती है, उनको क्या कहा जाता है, आपके जॉर्जेस कहा जाता है, ठीक है। उनके बीच से नदियां निकल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा लद्दाख में। तो एक गंगरी ग्लेशियर भी जो है एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं गंगरी ग्लेशियर जो आपके कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है। तो अगर बात की जाए एल्टीट्यूड की, लद्दाख में अगर ऊंचाई की बात की जाए लगभग 3000 ऊंचाई है। अगर बात की जाए कारगिल, कारगिल में 3000 और मोर देन 8000 इन काराकोरम रेंज को देखने को। और इसके हाई एल्टीट्यूड के वजह से ही यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफी ज्यादा कोल्ड रहता है और ड्राई रहता है, कि एल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, ड्राई रहता है, सूखा हुआ टेम्परेचर रहता है, लेकिन ठंडी बहुत ज्यादा रहती है। जो एयर है इस एल्टीट्यूड में बहुत ही पतली है, यानी कि कम एयर मिलता है, और जो सन की हीट है वो भी काफी ज्यादा इंटेंस फील होती है, क्योंकि हवा इतनी तेज नहीं है तो धूप बहुत कड़क लगती है। जो डे टेम्परेचर है समर का जस्ट अबव द 0 डिग्री रहता है, और नाइट का जो टेम्परेचर है वो करीब 30 डिग्री जो है घट जाता है, ठीक है। ये जो फ्रीजिंग कोल्ड है जो विंटर में देखने को मिलते हैं, जब टेम्परेचर रिमेन कितना रहता है आपके -40 डिग्री तक ऑलमोस्ट जाता है, ठीक है। अगर इसके बात की जाए, ये कहीं ना कहीं लाई करता है आपके रेन शैडो ऑफ द हिमालय। अब देखिए रेन शैडो क्या होता है, रेन शैडो का मतलब है कि जहाँ पे बरसात नहीं होती है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक पहाड़ है, इस तरह से ये पहाड़ है, ठीक है, ये हो गया आपका पहाड़। अब ये पहाड़ इतना ऊंचा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बादले जो हैं, काले बादल जो होंगे वो यहाँ से क्या होगी, आगे आगे धीरे धीरे उठती जाएगी। अब उठते जाएंगे तो बादलों से क्या होगा, बादल क्या होगा, टकराएगा, और टकराएंगे तो ये ऑब्वियसली बात है क्या करेंगे, बरसात करेंगे। तो ये वाला एरिया क्या होगा, बरसात होते जाएंगे। अब ये बादल क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ता जाएगा, अब पानी तो इन्होंने किधर किस तरफ बरसा दिया भैया, इस तरफ बरसा दिया, पानी इस तरफ बरसा दिया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको ग्रीनिश एरिया जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इस एरिया में ग्रीनिश एरिया देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पे अब जो बादल जा रहे हैं उनके पास मॉइस्चर है ही नहीं गिराने को। तो क्योंकि वो पहले ही गिरा के यहाँ पे आ चुके हैं, तो
अब यहाँ पे इनके पास इतना अमाउंट में वाटर नहीं है ताकि वो यहाँ पे रेनिंग कर सके। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, उस सिचुएशन में यहाँ पे हम लोग कहते हैं रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया। ठीक है, इस एरिया को हम लोग रेन शैडो एरिया कहते हैं हिमालय का। तो ये रेन शैडो एरिया में है जहाँ पे लिटिल रेनफॉल कहीं ना कहीं होती है, और लगभग देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर हर साल, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कितना हो। ठीक है, इस एरिया में काफी ज्यादा फ्रीजिंग विंड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और हवा पतली होने के कारण से आपको हॉट जो सनलाइट भी है वो काफी ज्यादा जलती हुई नजर आएगी। ठीक है, बर्निंग हॉट आपको फील होता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर बात की जाए, आप जानते होंगे अगर आप सन के पास बैठेंगे तो आपका जो फीट है वो कहीं ना कहीं विथ योर फीट इन द शेड यू मे सफर फ्रॉम बोथ। अगर आप धूप में बैठेंगे ना तो आपका जो फीट रहेगा यानी कि पैर रहेंगे वो आपके शेड एरिया में रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सन स्ट्रोक आपको काफी तेजी से लगेगा, उसके साथ साथ फ्रॉस्ट कहीं ना कहीं बाइट भी आपको उसी टाइम पे देखने को फील होगा। ठीक है, तो ये दो चीज फील हो रही है। चलिए अब जरा थोड़ा सा इसको बात कर लेते हैं। आप लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख यहाँ पे दो वर्ड्स बना है, ला और डा। ठीक है, ला का मतलब क्या है, माउंटेन। ला का मतलब क्या है, माउंटेन पासेस। जैसे बड़े बड़े माउंटेन हो गए तो माउंटेन के बीच में छोटा सा जगह मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ला पासेस कहते हैं, पास कहते हैं। ठीक है, और इसी को ला कहते हैं। ठीक है, और डार्क, डार्क का मतलब क्या होता है, कंट्री, यानी कि ऐसी कंट्री जो पासेस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो डार्क का मतलब, लद्दाख का मतलब पास, और डार्क का मतलब आपका कंट्री। ड्रास अगर देखा जाए तो सबसे कोल्डेस्ट इनहिबिटेड प्लेस है अर्थ का, जहां जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, आपका लद्दाख में। ठीक है, ड्रास एरिया। चलिए आगे बात करते हैं। लद्दाख अगर देखा जाए तो लद्दाख को किस नाम से जाना जाता है, खफा चंद, खफा चंद जिसका मतलब है स्नो लैंड। ठीक है, खफा चंद। चलिए अब यहाँ बात करते हैं फ्लोरा और फोना की। तो लद्दाख एरिया में किस तरीके के फ्लोरा और फोना जो है मिलते हैं उसके बारे में बात। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होती है और हाई एरिडिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो वेजिटेशन भी यहाँ पे बहुत ही स्पार्स होगी क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ एरिया में तो आपको ग्रासेस दिखेंगे, कुछ एरिया में आपको सर्फ्स दिखेंगे, जहाँ पे कुछ एनिमल्स भी दिख जाए ग्रेज करते हुए। ठीक है, और इसके साथ साथ ग्रुप ऑफ विलोज देखेंगे, पॉपुलर्स देखेंगे। ठीक है, वैलीज वगैरह में। ठीक है, और समर के दौरान में आपको फ्रूट ट्रीज वगैरह जैसे एप्पल हो गए, एप्रिकॉट हो गए, वॉलनट ब्लूम्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो है ठंडे एरिया में उगाते हैं। ठीक है, बहुत सारी बर्ड्स की स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी जो लद्दाख में आप लोग को देख सकते हैं, जैसे रॉबिन हो गया, रेड स्टार्ट्स हो गया, तिबेतियन स्नो कॉक्स हो गया, रेवन हो गया, होपी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे कॉमन है। कुछ इनमें से देखा जाए तो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं। माइग्रेटरी मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है अपने खाना पाने के लिए ट्रैवल करते हैं, उनको माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। अगर कोई बर्ड जो है यहाँ पे लंबे समय तक ट्रैवल कर करके उड़ उड़ के उधर की तरफ जा रहे हैं, उनको हम लोग माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। ठीक है, तो एनिमल जो है लद्दाख में वो कहीं ना कहीं जो पाए जाते हैं वो वाइल्ड गोट है, वाइल्ड सीप है, याक है, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स जो है यहाँ पाए जाते हैं। एनिमल जो पालते हैं वो कहीं ना कहीं मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, और इनके साथ साथ जो कपड़े वगैरह है जिससे उनको ढक सके वो चीजें प्रोवाइड करते हैं। याक का मिल्क जो है वो यूज किया जाता है चीज वगैरह, बटर वगैरह, इन सब चीजों को। ठीक है, सिप्स और गोट के जो हेयर वगैरह होते हैं उसको, उससे उलन चीजें जो है बनाई जाती है। अब जरा लोगों की बात करते हैं, लोग क्या करते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, अब आप जब ढूंढोगे तो आप पाओगे रिसेम्बलेंस बिटवीन पीपल ऑफ द लद्दाख एंड इनोवेटिव ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। कुछ दोनों आपको सेंट्रल एशिया में और तिब्बत में जो लद्दाख में लोग रहते हैं, कुछ आपको एक जैसा माहौल ही दिखेगा, एक जैसे तरह के लोग ही दिखेंगे। यहाँ जो लोग रहते हैं वो या तो मुस्लिम होंगे या फिर आपके बुद्धिस्ट लोग जो है रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वगैरह जो है आपके लद्दाखी लैंडस्केप में देखने को मिलता है, जो कि ट्रेडिशनल है, गोम्पास। ठीक है, बुद्धिस्ट का। ठीक है, कुछ फेमस मोनेस्ट्री जैसे कि हेमिस, हेमिस मोनेस्ट्री देखने को मिलेगा। ठीक से इम्पोर्टेंट है भैया, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपीएससी के लिए। ठीक है, शे, इक्से, लैम्यूरू, तो ये कुछ जो है फेमस मोनेस्ट्री जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
समर सीजन की बात करें तो लोग यहाँ पे बिजी होते हैं किस चीज में, कल्टीवेशन करने में। और किस चीज की कल्टीवेशन करते हैं, बार्ले वगैरह की, पटेटोज की, पीस की, बीन्स की, टर्निप्स की, इन सब चीजों की क्या करते हैं ये लोग, आपके क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं। ठीक है। जो क्लाइमेट होती है विंटर में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा हार्श होती है। और यहाँ लोग क्या होते हैं, अक्सर इंगेज होते हैं किसमें, फेस्टिवल्स वगैरह में, सेरेमनीज वगैरह में इंगेज रहते हैं। ठीक है, उस टाइम पे। और यहाँ की जो वुमेन्स होती है वो भी काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है। भाई सच्ची सच बात है, यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ज्यादा ठंड होगी तो ऑब्वियसली बात है जहाँ लोग काम नहीं कर पाते वहां पे ये सब काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है। ठीक है। इनका जो काम होता है नॉट ओनली घर के अंदर ही होता है बल्कि फील्ड में भी ये जाके जो है काम करते हैं, मैं भी जाके ये फील्ड में काम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ये कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस को भी, शॉप्स को भी मैनेज करते हैं। आप देख सकते हैं जब पहाड़ी एरिया में जाओगे तो बहुत सारे लोग जो होंगे वो अपने घर के काम और बाहर के काम में भी लगे रहेंगे, उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे बिजनेस वगैरह में भी लगे रहेंगे, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा जाते हैं तो टूरिस्ट के लिए कुछ चीज़ें मिलना, ठीक है, चाय वगैरह बेचना, ठीक है, कोई चीज़ की दुकान लगा लिया, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। ले जो कि कैपिटल है किसका, लद्दाख का, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है दोनों ही, रोड और एयर दोनों ही चीज़ों से कनेक्ट करने का काम करती है। यहाँ अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो A1A जो है वो कनेक्ट करती है किसको, लेह को, आपके कश्मीर वैली के साथ, जो कि किससे, जोजिला पास से। ठीक है। और भी बहुत सारे पासेस है, आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ भी सकते हैं, कुछ पासेस तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए, अगर देखा जाए एक फाइनेस्ट क्रिकेट बैट आर मेड फ्रॉम द वुड विलो ट्री से, विलो ट्री से क्या किया जाता है, यहाँ पे जो क्रिकेट बैट है वो बनाया जाता है सबसे अच्छी क्वालिटी का। ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पे एक्टिविटीज में, टूरिज्म जो है वो बहुत ही बड़ी मेजर एक्टिविटीज है, क्योंकि यहाँ पे हर हर मतलब कहने का मतलब सालों भर आपके टूरिज्म कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, और इंडिया से भी आते हैं और इंडिया से बाहर भी आते हैं। ठीक है। वो कहीं ना कहीं गोम्पास घूमते हैं, गोम्पास ट्रेक्स, ताकि मिडोज को देख सकें। मिडोज मतलब छोटी छोटी घासें जहाँ होती है, छोटी छोटी घासें होती है वहाँ, ग्लेशियर वगैरह देखते हैं। और यहाँ पे शेरमनीज फेस्टिवल्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है जो वो लोग देखते हैं। जो लोगों की लाइफ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पे मॉडर्नाइज भी होती जा रही है, लेकिन लोग जो है जो लद्दाख में है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सीखते हैं ताकि वो अपनी इन्वायरमेंट को और अपने नेचर को भी बैलेंस करने का काम करें। यहाँ पे रिसोर्सेज स्कार्सिटी होने के कारण से, जैसे कि आपके वाटर हो गए, फ्यूल हो गए, यहाँ पे कम पाए जाते हैं, फिर भी ये सही ढंग से यानी कि रेलिवेंस ढंग से ही इनको यूज करते हैं, केयर तरीके से, ये इनको वेस्टेज नहीं करते हैं। ठीक है। अगर मनाली की बात करें तो ले हाईवे क्रॉसिंग, यहाँ पे 4 पासेस है। कौन कौन से, आपके रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुंगलाचा ला और तंगलंगा ला। ठीक है, ये पासेस है जो कि हाईवे ओपन होती है केवल कब, जुलाई से सितंबर के बीच में, जहां पे स्नो जो है वो रोड से क्लियर होती है, उसी टाइम पे ही ओपन होती है। ठीक है। तो ये था आपके ज्योग्राफी का पूरा बुक, जिसमें कि आपको मैंने पूरी सीरीज जो है, ज्योग्राफी की सीरीज जो है कंप्लीट करा दिया। और ये लास्ट चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 10, जिसमें आपने लाइफ इन द डेजर्ट के बारे में पढ़ के क्लास 7 की हमने इसको खत्म किया। ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।